अभी देखो जीएसटी क्या बोलता है, जीएसटी के अंडर बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे कि एक होता है कॉम्पोजिशन स्कीम। ये स्कीम क्या बोलता है, अगर आपका जो टर्नओवर है बिजनेस का, जिसपे जीएसटी लगता है वैसा टर्नओवर, अगर वो 1 करोड़ से नीचे है तो आप ये स्कीम को ले सकते हो। अगर आपने इस स्कीम को लिया तो आपको सिर्फ 1% भरना पड़ेगा जीएसटी। कितना परसेंट? सिर्फ 1% भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 1 साल का 1 करोड़ के नीचे है तो। ठीक है, ये स्कीम किसके लिए है? जो स्मॉल डीलर्स है, जिनको हम लोग 18% लगाते हैं तो वो फेयर नहीं लगता, रीजनेबल नहीं लगता। इसीलिए हमने क्या किया है, जो स्मॉल डीलर्स है उनके लिए एक स्कीम निकाला है, जहाँ पे हम लोग 1% पे करके इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई स्कीम नंबर 1। उसके बाद ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टोटल 18 स्कीम है या फिर 18 चैप्टर्स है जीएसटी में, जिसमें अलग अलग प्रोविजन है। आप उसको कैसे यूज कर सकते हो बिजनेस में। आपको क्या करना है, सिर्फ जो आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट है वो चैप्टर्स को टच करना है। ठीक है, ऑल फैक्टर्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहले ये हो गया 18 चैप्टर। समझ लो इसमें से सिर्फ 6 चैप्टर्स आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, लेकिन 6 चैप्टर्स रेलेवेंट होने के बाद भी आपके पास जो एक्सपर्ट है उसको ये 6 चीजों का नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, ये 6 के 6 इसको कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, ऑल फैक्टर्स आर नॉट इक्वल इंपॉर्टेंट। तो ये 6 में से भी वो सिर्फ 4 को पहले इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, 2 का बाद में करेगा। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है पहले उनको इंप्लीमेंट करेगा, बाद में जो बचे उनको बाद में करेगा। ठीक है, सिलेक्ट मोस्ट अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ठीक है, अभी अगर ये जो मैनेजर है इसने अगर 4 की जगह 6 पे शिफ्ट कर दिया फोकस, या फिर 6 से 18 पे शिफ्ट कर दिया फोकस, तो क्या हो जाएगा, उसको इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का क्या मतलब है, वो हजम नहीं कर पा रहा है, इतना उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, भले ही फिर वो उससे रिलेटेड हो या ना हो। ठीक है, तो उससे अच्छा क्या है, 4 पे फोकस करो, ये 6 18 का छोड़ ही दो, सोचो ही मत। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं करना है, फोरकास्टिंग करना है कि पहले हम लोग इसको खत्म करेंगे, फिर इसको करेंगे, और फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो ये इसका खत्म होने का काम मैनेजर नंबर 1 करेगा। मैनेजर नंबर 1 का काम होने के बाद मैनेजर नंबर 2 ये वाला काम करेगा, और मैनेजर नंबर 3 फिर अगर टाइम बच गया तो इस पे फोकस करें। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि स्कैनिंग करो और सिलेक्ट करो रिलेवेंट फैक्टर्स एंड फिर उसका ग्रुपिंग करो। ठीक है, उसके बाद चलो 5th पॉइंट पढ़ो अभी, डिफाइनिंग वेरिएबल्स फॉर एनालिसिस। ये क्या बोल रहा है बताओ मुझे।
नॉट अंडरस्टैंडिंग। बोलो, किसी और को कुछ समझ में आया क्या लिखा है? ये जो जीएसटी है, इसके 3 प्रकार है। एक है सेंट्रल जीएसटी, एक है स्टेट जीएसटी, और एक है यूटी जीएसटी। मतलब क्या? ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, और ये अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, ये जीएसटी जो पे किया है हमने, ठीक है। ये कितना होता है? अगर 18% किसी चीज पे जीएसटी लगाया है तो आधा इसको मिलता है सेंटर को, और आधा स्टेट को मिलता है। तो स्टेट की मर्जी उसको कैसे यूज करना है वो जीएसटी को। सेंटर को तो वैसे भी आधा मिल गया, इसलिए सेंटर कुछ इंटरफियर नहीं करेगा स्टेट से। ठीक है, तो इससे क्या होगा? स्टेट का भी डेवलपमेंट होगा, जहां से जीएसटी कलेक्ट हो रहा है इंडिया के लिए, और सेंटर भी पावरफुल होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा सेंटर खा रहा है। ठीक है, स्टेट को भी मिल रहा है थोड़ा, और सेंटर को भी थोड़ा मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? ये जो मैंने अभी इतना कैलकुलेशन करके बताया आपको कि हम जो पे करते हैं जीएसटी का कहाँ तक जाता है, कौन सी गवर्नमेंट यूज करता है, हमको क्या करना है? हमने जो अभी तक फैक्टर्स देखे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, उनका एनालिसिस हमको एंड तक करना है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ तक जाता है और हमको कैसे कैसे दिख सकता है। तो क्या करना है हमको? इन्वायरमेंटल फैक्टर, किधर गया माउस? इन्वायरमेंटल फैक्टर को देखना है और उसके रिलेटेड वेरिएबल समझने हैं। ठीक है, जैसे मैंने जीएसटी का एग्जांपल लिया, तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ तक जाता है जीएसटी। ठीक है, और उसको इंटरप्रेट करना है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट माइट कवर मेनी वेरिएबल्स सच एज पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेनी अदर वेरिएबल्स। ठीक है, फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, ये सब में, और ये होता जाएगा, परकोलेट होता जाएगा। ठीक है, वेरिएबल्स आर बेसिस ऑफ मेजरमेंट इन बिजनेस एनालिसिस। ये सब करके हमको क्या मिलने वाला है? हम लोग मेजर करने वाले हैं कि पूरे स्टेट में कितना कलेक्शन हुआ जीएसटी का। ठीक है, उसमें से मैंने कितना पे किया है। ठीक है, पूरे स्टेट में जीएसटी वाला टर्नओवर कितना है और मेरा टर्नओवर कितना है, ये मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। उससे मुझे पता चलेगा कि मैं, मेरा पोजीशन क्या है मार्केट में। ठीक है, जीएसटी का सिर्फ वेरिएबल्स देख के, गवर्नमेंट के आंकड़े देख के मुझे समझ में आ रहा है कि मैं नंबर 1 हूँ महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? इससे आप खुद को एनालिस कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद these variables can be compared, group, correlated and predicted। ठीक है, कोरिलेट भी करना है। अगर दूसरा कोई कंपनी है जो मेरा राइवल कंपनी है या कॉम्पिटिटर कंपनी है या कॉम्पिटिटर फर्म है, ठीक है, उसका टर्नओवर भी मुझे उसमें दिखता है, उसने कितना जीएसटी पे किया वो भी दिखता है, तो उससे पता चलता है कि उसने मेरा कितना मार्केट खाया, मैंने उसका कितना मार्केट खाया। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसका कोरिलेशन एनालिसिस कर सकता हूँ, रिग्रेशन एनालिसिस कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपको शायद स्टैटिस्टिक्स में था, टू फाइंड द क्लियरर पिक्चर ऑफ द ब्रॉडर कंसेप्ट। ठीक है, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू डिफाइन द वेरिएबल्स। पहले डिफाइन करो कौन सी वेरिएबल्स को देखोगे, एंड इन एनी काइंड ऑफ एनालिसिस इंक्लूडिंग द बिजनेस एनालिसिस। ठीक है, मैंने जीएसटी का एग्जांपल लिया, इसलिए मैंने यहाँ पे टर्नओवर की बात की, फिर कितना जीएसटी का कलेक्शन हुआ स्टेट के लिए उसकी बात की। मुझे सेंटर तक जाने की जरूरत नहीं है, स्टेट का भी देख लिया तो भी काफी है, क्योंकि सबको मालूम है स्टेट को आधा मिलता है और सेंटर को आधा मिलता है। ठीक है, तो अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हैं? अगर मैं नैनो की बात करता हूँ, रतन टाटा ने क्या सोच के नैनो को बोल दिया कि 1 लाख रुपए में बना दूंगा कार?
ये जो 1 लाख रुपए का प्राइस है, ये कॉमन मैन को अफोर्डेबल है कि नहीं बताओ? आप 1 लाख रुपए लेके लोन लोगे क्या कार के लिए? बोलो। रतन टाटा ने क्या देखा कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है, उसका उन्होंने क्या देखा, पर कैपिटा इनकम देखा। ठीक है, पर कैपिटा इनकम देख के उनको दिख गया कि पर कैपिटा इनकम 1 लाख के ऊपर है। ठीक है, तो उनको क्या लगा कि अगर मैं 1 लाख तक का कार बना लूं तो बहुत सारे लोग इंडिया में कार लेंगे, उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो जाएंगी, उससे हमारी कंपनी भी अच्छी चलेगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक इकोनॉमिक वेरिएबल को यूज किया अपने प्रिडिक्शन में, फोरकास्टिंग में, और उसके हिसाब से उन्होंने बिजनेस का एनालिसिस किया। ठीक है, तो ये हो गया जीएसटी का एग्जाम्पल और ये हो गया नैनो का एग्जाम्पल। ठीक है, ये मुझे लगता है आपको शायद बिजनेस डेमोग्राफी भी था सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में। बोलो हाँ या ना। सब्जेक्ट था कि नहीं? ठीक है, मैं थोड़ा और रेशोज ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे बताओ सेक्स रेशो क्या होता है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, सेक्स रेशो क्या होता है? इंडिया में कितने फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स? ठीक है, ये होता है सेक्स रेशो। ठीक है, तो फिर ये 900 कुछ तो रहेगा, 991 कुछ तो। इसका क्या मतलब है कि हर 1000 मेल के लिए इंडिया में 991 फीमेल्स है। ये है इंडिया का सेक्स रेशो। ठीक, ये मुझे सेक्स रेशो समझ में आ गया। इसका करूँ क्या मैं? एक बात बताओ, कौन सी कंपनी के लिए अच्छा डेटा है इकोनॉमिक्स के? सपोज मैं पैराशूट का शैम्पू बनाता हूँ। ठीक है, मैंने शैम्पू बना दिया, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं उसको पिंक कलर का बनाऊं या ब्लू कलर का बनाऊं। एक बात बताओ, पिंक कलर का शैम्पू कौन खरीदने वाला है? फीमेल खरीदेंगे या मेल खरीदेंगे? फीमेल। ठीक है, तो मैं पिंक के लिए यहाँ पे फीमेल लिख देता हूँ, ब्लू के लिए मेल लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्रोडक्शन है, जो भी सप्लाई है, ये इस रेशो को ध्यान में रखते हुए करूँ। समझ में आ रहा है? एक ही कलर का पूरा प्रोडक्शन नहीं करूंगा, जानबूझ के अलग अलग कलर्स में, अलग अलग वैरायटी में बनाऊंगा, ताकि वो जैसे भी कल्चर है या सेक्स रेशो है कंट्री में, उसके हिसाब से मेरा प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हो जाए। इससे मेरा सेल्स बढ़ जाएगा, मार्केटेबिलिटी बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्स रेशो क्या बन गया यहाँ पे, ये एक वेरिएबल बन गया। क्या बन गया? वेरिएबल। ये क्या है? इकोनॉमिक वेरिएबल। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी वेरिएबल्स है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इन्फर्ट मोर्टेलिटी रेशो है, मोर्टेलिटी रेशो है, डेथ रेशो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेरिएबल आपका बिजनेस समझना है, आपको कौन सा वेरिएबल बिजनेस में लगेगा वो समझना है, और उसको बस अप्लाई कर देना है। ठीक है, एक बात बताओ, डेथ रेशो से कौन सा बिजनेस अफेक्ट होने वाला है? डेथ रेशो जो रहता है, उससे कौन सा बिजनेस अफेक्ट होता है? हॉस्पिटल्स का होता है। कोरोना की वजह से अभी कितने डेथ्स हो रहे हैं आपको पता है, किसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, किसका लॉस हो रहा है आपको पता है अभी। ठीक है, तो डेथ रेशो का भी ऐसा यूज हो सकता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अरे यार, मैंने अलग
पेन यूज कर लिया। चलो मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ पॉइंट्स वापस। 4th पॉइंट में क्या पॉइंट्स है? रेलेवेंट फैक्टर्स को देखना है, सब फैक्टर्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, मोस्ट अफेक्टिंग फैक्टर्स को कंसिडर करना है, अगर इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होने देना है मुझे तो, और फिर फोरकास्टिंग भी करनी है, ऐसा नहीं कि फैक्टर्स छोड़ देने अगर नहीं कर सकता तो, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट में क्या लिखा है? फैक्टर्स से रिलेटेड वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करो, उनको इंटरप्रेट करो, जैसे पर कैपिटा, जीडीपी, इकोनॉमिक पॉलिसीज, वो इकोनॉमिक से रिलेटेड हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, सेंसस से रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद इनको मैं कंपेयर करूंगा, ग्रुपिंग करूंगा, कोरिलेट करूंगा, प्रेडिक्ट करूंगा, ठीक है। अगर मुझे जानना है कि मैं अगर जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बेबी प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं कौन सा रेशो देखूंगा? डेथ रेशो देखूंगा क्या, कि बर्थ रेशो देखूंगा? बोलो बोलो। अगर मैं बेबी प्रोडक्ट्स बनाता हूँ तो मैं कौन सा रेशो देखूंगा? बर्थ रेशो देखूंगा कि डेथ रेशो देखूंगा इंडिया का? ठीक है, बर्थ रेशो देखोगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बिजनेस को समझना है, आपके उससे रिलेटेड इकोनॉमिक वेरिएबल समझने हैं, ठीक है, और उसका क्या करना है? कोरिलेशन करना है, ठीक है। एनी काइंड ऑफ एनालिसिस इंक्लूडिंग द बिजनेस एनालिसिस, ठीक है। एक सब्जेक्ट है बिजनेस डेमोग्राफी बोल के, उसमें बहुत सारे रेशियो है आपको, ठीक है, जाने दो, नहीं था तो नहीं था। उसके बाद मुझे भी नहीं था एक्चुअली, मैंने भी सुना है ऐसा होता है। प्लानिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, चलो पढ़ो इसको। चलो डन। बोलो क्या लिखा है? चलो मैं पढ़ता हूँ अभी। प्लानिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। हमने ऊपर जीएसटी का मॉडल बनाया, उसमें क्या पता चला हमको क्या क्या करना पड़ेगा चेंजेस बिजनेस में, बताओ जरा। कितने सिस्टम बिठाने पड़ेंगे? बताओ। मुझे स्मॉल सिस्टम 2 बिठाने हैं और सुपर सिस्टम 1 बिठाना है, ठीक है। मुझे ये चेंज करना है जीएसटी की वजह से मेरे बिजनेस में, ठीक है। तो दिस स्टेज इंक्लूड्स प्लानिंग ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेसेबिलिटी स्ट्रेटेजी बिटवीन दिस बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ट्रेसेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होता है? अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो वो चेंजेस ठीक से हुए हैं कि नहीं, मुझे उसका ट्रैक रखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं देखूंगा बार बार कि चेंजेस हुआ है क्या, ठीक से हुआ है क्या, मुझे अच्छे से डेटा मिल रहा है क्या, फैक्ट्री में अच्छे से अकाउंटिंग हो रहा है क्या, कि वहां पर भी झोल हो रहा है,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग भी अच्छे से डेटा का अकाउंटिंग कर रहे हैं कि नहीं क्या, या फिर वहां पे भी झोल हो रहा है। उसके बाद अकाउंटिंग होने के बाद अच्छे से डेटा मिल रहा है क्या एडमिनिस्ट्रेशन वालों को, एडमिनिस्ट्रेशन वाले कुछ झोल कर रहे हैं कि नहीं वो देखूंगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि जिसमें अगर वो झोल कर दे तो मुझे समझ में आ जाता है जल्दी से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अकाउंट लिखने वाला बंदा एक, काम करने वाला बंदा दूसरा, और उसका काम चेक करने वाला बंदा तीसरा, और उसके बाद में वापस एक बार चेक करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रेटेजी बना दी कि एक काम 4 लोग चेक करेंगे। ठीक, तो ये क्या होगा, ट्रेसेबिलिटी स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, उसके बाद द यूज ऑफ टूल्स आर important factors to consider in a requirements management process। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो 3 पॉइंट है ये क्या है, इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, इन्होंने इसका मैनेजमेंट प्रोसेस बना दिया। ठीक है, फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी कंसिडर्ड फीजिबिलिटी स्टडी फॉर ईच रिक्वायरमेंट। हमको ये परवड़ने वाला है क्या नहीं, 3 सिस्टम लगा रहे हैं हम लोग, हम इसको कैसे किससे कंपेयर करेंगे। अगर मैंने जीएसटी का कंप्लायंस नहीं किया तो पेनल्टी कितना आता है, 1000 रुपए दिन का। ठीक है, एक दिन का कितना पेनल्टी है, 1000 रुपए दिन का, अगर कंप्लाई नहीं किया तो। और अगर आप इसको ऐसे ही 100 दिन तक नॉन कंप्लायंस करते रहते हो तो उसके बाद सीधा जो जीएसटी का ऑफिसर है वो आपकी कंपनी में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीएसटी का ऑफिसर सीधा कंपनी में आ जाएगा रेड मारने, या फिर आपका जो भी रिकॉर्ड है उसको कॉन्फिस्केट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ये ना हो, आपकी कंपनी की इमेज बने रहे, तो आप क्या करोगे, इसको खरीद लोगे और इंस्टॉल कर दोगे। उसके बाद एनालिसिस करेंगे रिस्क एंड कंस्ट्रेंट्स का। अगर मेरे पास बजट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, बाहर से पैसे अरेंज करवा लूंगा, फिर भले ही मुझे इंटरेस्ट क्यों ना लग जाए, क्योंकि पेनल्टी से इज्जत जाती है लेकिन इंटरेस्ट से भी इज्जत बचती है, तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट पे करना प्रेफर करूंगा। तो एनालाइज कर दिया मैंने रिस्क एंड कंस्ट्रेंट्स क्या है, और फिर प्रायोरिटाइजेशन कर दूंगा रैंक रिक्वायरमेंट्स में। ठीक, तो अगर मैंने पहले ये 2 सिस्टम लगा दी और उसके बाद इसको लगा दिया बाद में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है कि ये पहले ही दिन का डेटा मुझे रिकंसाइल करना है। ठीक है, तो मैंने पहले महीने में इसको खरीदा, उसके बाद दूसरे महीने में इसको खरीदा, तो ठीक है कोई बात नहीं है, हो सकता है। ठीक है, जीएसटी ऑफिसर भी इसको कंसिडर कर लेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो प्रायोरिटाइजेशन करना है और इम्प्लीमेंट कर देना है, ये होता है प्लानिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रख लो बस, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, इसमें आपको क्या करना है, FAP करना है। FAP का क्या मतलब है, फीजिबिलिटी स्टडी करो, रिस्क का एनालिसिस करो, और प्रायोरिटाइजेशन करो एज पर रैंक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अरे इरेजर कहाँ होता है, इसको FRP याद रखना, FAP की जगह फीजिबिलिटी स्टडी करो, रिस्क एनालिसिस करो और प्रायोरिटाइजेशन करो। ठीक है, हो गया। उसके बाद यूज करो डिफरेंट मेथड्स टेक्निक्स एंड टूल्स। ठीक है, पढ़ो इसको जरा, मुझे बताओ इसमें कितने टेक्निक्स के नाम लिखे हैं।
और टेक्निक्स। चलो देखते हैं मेजर मेथड्स कितने हैं एनालिसिस के। सिनारियो बिल्डिंग, बेंचमार्किंग एंड नेटवर्क मेथड। सिनारियो क्या होता है? प्रेजेंट्स ओवरऑल पिक्चर ऑफ इट्स टोटल सिस्टम विद अफेक्टिंग फैक्टर्स। ठीक है, मैंने जो ऊपर पिक्चर ड्रॉ किया था वो क्या था? वो सिनारियो था। ठीक है, मैं आपको सिनारियो समझा रहा था। ठीक है? उसके बाद बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होता है? हम लोग इंडस्ट्री में सबसे जो बेस्ट स्टैंडर्ड है उसको कंसिडर करेंगे और उसके साथ हमारी जो वीकनेसेस है एंड स्ट्रेंथ्स है उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक बात बताओ, मोबाइल में बेंचमार्क कौन है? मोबाइल इंडस्ट्री में बेंचमार्क कंपनी कौन सी है? बोलो बोलो। Antutu। ठीक है, एक्चुअली मुझे मालूम नहीं है। तो Antutu जो है वो क्या हो गया? बेंचमार्क हो गया। अभी कोई भी अगर नई कंपनी दूसरा मोबाइल निकालेगी तो वो क्या करेगी? पहले उससे कंपेयर करेगी कि उससे अच्छा है कि नहीं। अगर उससे अच्छा नहीं है तो उसके जितने फीचर्स नहीं है तो उसका प्राइसिंग उसके हिसाब से कम कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या कर दिया उन्होंने? बेंचमार्किंग कर दिया। उसके बाद नेटवर्क मेथड। इसमें हम लोग क्या करेंगे? खुद का सिस्टम का असेसमेंट करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे बाहर एनवायरनमेंट से कि एनवायरनमेंट में जो भी फैक्टर्स है वो उसका स्वॉट एनालिसिस कर सकता है कि नहीं। ये हो गया आपका नेटवर्क मेथड। ठीक है, उसके बाद कुछ टेक्निक्स दिए उन्होंने प्राइमरी इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए। ठीक है, ये क्या काम है इनका? सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन है इनका काम। ठीक है, इनका काम एनालिसिस करना नहीं है। एनालिसिस के मेथड्स कितने हैं? 3 है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन के टेक्निक्स है। ठीक है, क्या कौन से? डेल्फी, डेल्फाई जो भी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सर्वे एंड हिस्टोरिकल इंक्वायरी। डेल्फाई क्या करता है? इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एक्सपर्ट से विदाउट मिक्सिंग देम। ठीक है, तो 3 एक्सपर्ट हैं, एक केमिकल इंजीनियर है, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो ये तीनों का अलग अलग एक्सपर्ट ओपिनियन रहेगा कोई भी प्रोडक्ट को लेके। तो वो उसको मिक्स नहीं करेगा, बस उसका इंफॉर्मेशन कलेक्शन करेगा। क्या करेगा? 3 रिपोर्ट लेगा, हो गया, वो डेल्फी हो गया। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? इंफॉर्मेशन कलेक्शन ओपन माइंडेड विदाउट क्रिटिसाइजिंग अदर्स। ठीक, हम लोग क्या करेंगे? 7 लोग एक टेबल पे बैठेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो आपको जो ड्रोन बनाती है और वो ड्रोन आपको डिलीवरी देंगे फूड का। ठीक है, मतलब आप अगर पिज्जा मंगाओ तो वो ड्रोन आपको खिड़की से आके आपको पिज्जा देगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही सोच रहे हो कि ड्रोन कैसा बनाएंगे वगैरह। ठीक है, बीच में कोई तो बोल रहा है नहीं नहीं हम लोग रॉकेट से भेजेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ओपन माइंडेडली डिस्कशन करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, बस सोचते रहना है, सोचते रहना है, सोचते रहना है। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? आइडियाज बाहर आते हैं। ठीक है, जो भी सोच रहा है इंसान समझ में आता है सामने वाले। ठीक है, उसके बाद होता है सर्वे। सर्वे क्या होता है? हम लोग क्वेश्चन को डिजाइन करेंगे और पार्टिसिपेंट को पूछेंगे। सर्वे क्या होता है तुमको मालूम है? ठीक है, अब तुम लोग जो फीडबैक देते हो वो सर्वे ही होता है। उसके बाद हिस्टोरिकल इंक्वायरी क्या होता है? ये पास्ट पीरियड में जो भी हुआ उसका एनालिसिस करते हैं हम लोग। जब भी हम लोग कोई इन्वेस्टिगेशन करती है, सीआईडी क्या करती है? वो हिस्टोरिकल इंक्वायरी करती है, क्या हुआ सीन पे, किसने किसको मारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हिस्टोरिकल इंक्वायरी होता है। वो सर्वे होता है क्या नहीं? डेल्फी होता है क्या नहीं? ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है क्या नहीं? वो क्या होता है? हिस्टोरिकल इंक्वायरी होता है। तो ये क्या बोल रहा है? 7 नंबर पॉइंट, अलग अलग मेथड्स यूज करो, अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्शन टेक्निक्स यूज करो। क्योंकि अगर आपने एक भी टेक्निक मिस कर दिया या मेथड यूज नहीं किया तो हो सकता है कि आपके हाथों से वाइटल इंफॉर्मेशन चली जाए और आप ऐसा डिसीजन ले लो जो इन्फॉर्म नहीं। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू इज डिफरेंट। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप एक ही काम 6-7 लोगों को दे दो और उनको बोलो ये मेथड से काम कर दो। ठीक है, उसके बाद फोरकास्टिंग करेंगे। पढ़ो इसको जरा क्या लिखा है। ये लास्ट पॉइंट है आज का, इसके बाद हम लोग रुक जाएंगे। ठीक है,
बोलो क्या लिखा है। ये समझ नहीं आया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेशन 1 हमारा यहाँ पे एंड होता है आज, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बस अलग अलग मेथड्स यूज करो। क्यों यूज करना है, ताकि आप लोग फ्यूचर में क्या होगा उसका प्रिडिक्शन कर सको, फोरकास्टिंग कर सको, ठीक है। कलेक्ट करो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सिलेक्टेड एरिया से, आइडेंटिफाई करो वेरिएबल्स, पास्ट इंफॉर्मेशन को एनालाइज करो ताकि आप प्रिडिक्ट कर सको फ्यूचर को। जैसे पहले बोला गया है कि डिफरेंट मेथड यूज करो, टेक्निक यूज करो, टूल्स यूज करो, तो आप उसका आपका एनालिसिस क्या बन जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, ठीक है। आपको ज्यादा डेटा मिलेगा, आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाओगे अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा तो, ठीक है। तो ये यही बोल रहा है कि अलग अलग मेथड यूज करो, ज्यादा डेटा कलेक्ट करो और उसके हिसाब से डिसीजन ले, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना है, बस इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ये बोल रहे, ठीक है। चलो आई होप आप आज जो भी पढ़ा है मैंने आपको समझ में आया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर नंबर 4, बिजनेस एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।